प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए और इस प्रथम प्रश्न पत्र में आज का प्रकरण है आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। इससे पूर्व में आप आदर्शवाद और उसके सिद्धांतों के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। आज आइए देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि आप पूर्व में परिचित ही हैं कि आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में स्वीकार करता है और साथ ही यह भी मानता है कि आध्यात्मिक वातावरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वातावरण होता है, क्योंकि वह मनुष्य के स्वयं के द्वारा रचा जाता है। आदर्शवाद यह भी मानता है कि मानव इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक ज्योति लेकर उत्पन्न होता है और शिक्षा मनुष्य को इसके योग्य बनाती है, तो जिससे कि वह अपने भीतर इस आध्यात्मिकता का दर्शन कर सके और आत्मबोधन कर सके। मनुष्य व पशु दोनों में यही अंतर है कि पशु अपने वातावरण को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है और मनुष्य आदिकाल से इस वातावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है। आदर्शवादी यह मानते हैं कि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन तो शिक्षा के बिना भी कर सकता है, परंतु सांस्कृतिक वातावरण से अनुकूलन हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार हम समाजीकरण या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया करते रहते हैं। तो इन आदर्शवादियों के अनुसार हम शिक्षा के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हमने पॉइंट वाइज नोट किया है, जिनमें आप देख रहे हैं। पहला है आत्मानुभूति का सिद्धांत, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादी विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति से परे यदि कोई चेतन सत्ता के अनुरूप है तो वह मनुष्य है। इस कारण विश्व व्याप्त चेतना सत्ता के अनुभूति मनुष्य तभी तक कर सकता है जब तक कि वह अपने अंदर व्याप्त चेतनता का विकास न कर ले। इस कारण शिक्षा का जो सर्वोच्च कार्य है वह मनुष्य को इतना सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए कि वह वास्तविक स्वरूप में अपने आप को पहचान सके और उसकी अनुभूति कर सके। इस आत्मानुभूति के विकास को हम 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आध्यात्मिक स्व, बौद्धिक स्व, सामाजिक स्व, शारीरिक और जैविकी स्व। तो ये जो सेल्फ हैं, इन सेल्फ को 4 भागों में विभाजित करते हुए रखा गया है। जैसे आपका जो फिजिकल सेल्फ है, इसमें आत्मानुभूति का विचार किया जाता है और इसे आत्मा अभिव्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक स्व को क्रियावादी महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक हित की परिकल्पना करता है और सामाजिक कल्याण हेतु व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग करता है। बौद्धिक अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति विवेक द्वारा स्व की अनुभूति करता है और सामाजिक नैतिकता के ऊपर उठकर सत असत के भेद पर विचार करता है और उसका आचरण, चिंतन तथा विश्वास विवेकपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक स्वानुभूति का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति गुणों को अपने व्यक्तित्व में अंगीकृत सहज प्रक्रिया द्वारा करता है और अपने अंदर विश्वात्मा का तादात्म्य करने लगता है। इस विश्वात्मा को हम 3 रूपों में, जैसा कि आपको सत्यम शिवम सुंदरम बताया था, के अनुसार अनुभूत करता है। आदर्शवादी जब आत्मानुभूति के लिए शिक्षा देने की बात करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। तो इस तरीके से आत्मानुभूति का आदर्श विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आदर्शवाद के अनुसार। दूसरा उद्देश्य देखते हैं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।
इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षाकृत आध्यात्मिक जगत महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में बालक के आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया जाता है। यह मनुष्य के एक नैतिक प्राणी के रूप में अवलोकित करता है। वह शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानता है। वह सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों को विकसित करते हुए इस बात की भी चर्चा करता है कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बालक में आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना होना चाहिए। इसी तरीके से जो तीसरा उद्देश्य है वह बालक के व्यक्तित्व का विकास। इसके अंतर्गत जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें बालक के सर्वांगीण तथा रंगीन व्यक्तित्व का विकास करना होता है। इस लिहाज से जो मुख्य उद्देश्य है वो रंगीन व्यक्तित्व का निर्माण और सुखी रहने के लिए उल्लास का उपयोग करना है। यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ उसका सामना कर सके और उस उच्च जीवन को जीने के लिए दूसरों की सहायता भी कर सके। व्यक्तित्व के उन्नयन की चर्चा करते हुए जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त की जानी चाहिए और साथ ही उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होना चाहिए। अगला जो उद्देश्य है वो है अनेकता में एकता। आदर्शवाद इस विचारधारा का समर्थन करता है और इस पर बल देता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बालक को इस दृष्टि से समर्थ बनाना होना चाहिए कि वह संसार में विद्यमान भिन्न भिन्न बातों को एकता के सूत्र में बांध सके और बालक के अंदर यह समझ उत्पन्न हो सके कि वह इस संसार के संचालन को करने वाली उस परम सत्ता जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है, इस ईश्वर की सत्ता को सभी प्राणियों के संचालन के लिए मान्य कर सके। इस ईश्वरी सत्ता की अनुभूति कराना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और इस तरीके से जो इसकी अनुभूति है वह व्यक्ति इस संसार के द्वारा तादात्म्य स्थापित कर व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान कर सके। और इस तरीके से ये अनेकता में एकता के दर्शन। अगला है आपका सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। आदर्शवाद यह मानता है कि व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज की संस्कृति से उसका परिचय होना परम आवश्यक है। साथ ही बालक यदि समाज को जीवित रखना चाहता है तो उसे समाज की धरोहर के रूप में जो सभ्यता व संस्कृति प्राप्त होती है उसकी भी रक्षा कर सके। सभ्यता व संस्कृति को वह इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि समाज का विकास हो सके। आदर्शवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है और इसी कारण वह शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता व संस्कृति का विकास करना मानता है। अगला छठा बिंदु है आपका वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व। जो आदर्शवाद है वह इस संसार को नाशवान मानता है और विचारों को अमर मानता है। विचार सत्य, वास्तविक व अपरिवर्तनशील मानता है। विचार ही मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है। यह संसार मनुष्य के विचारों में ही निहित है। आदर्शवाद यह मानता है कि यह जगत यंत्रवत नहीं है, चूँकि इस जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही होता है और इसका ये भी विचार है कि यह समस्त विश्व विचार के समान है, यंत्रवत नहीं है। अगला बिंदु आपका जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। आदर्शवाद इस प्रकृति को जड़ मानता है और ईश्वर को सचेत मानता है। तो इसी आधार पर आदर्शवाद का मानना है कि मनुष्य को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सके और ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके या उसकी अनुभूति कर सके। इस कारण वह जड़ प्रकृति से
बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह भी मानता है कि मनुष्य बुद्धिपूर्ण व विवेकपूर्ण प्राणी है और बुद्धि ही मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आधार बनती है, जिससे मनुष्य अपने आप को पशुवत गुणों से ऊपर उठा पाता है। अगला और लास्ट बिंदु है आपका समाज हित का उद्देश्य। जो आदर्शवाद है वह शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करता है और मानता है कि व्यक्तित्व के विकास पर बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्तित्व विकास में समाज हित अंतर्निहित होता है। जब आदर्शवाद आत्मानुभूति की चर्चा करता है तो आत्मानुभूति में स्वार्थपरता निहित न होकर समाष्ट या परार्थ भाव की बात करता है। तो इस प्रकार एक आदर्शवादी हुए हैं दार्शनिक हॉकिंस। वो कहते हैं कि दो चीज़ें जो कि शिक्षा के लिए मुख्य होती हैं, एक संप्रेषण कम्युनिकेशन और विकास के लिए प्रावधान डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो इस तरीके से आदर्शवाद मानता है कि संप्रेषण में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है और संस्कृति का संप्रेषण करना उसका उद्देश्य हो जाता है। इस प्रकार संप्रेषण करने से संस्कृति अवरुद्ध नहीं होती है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वह संस्कृति के विकास को कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का जो उचित सामाजिक वातावरण है उसको तैयार किया जाए और समाज के विकास में उसका सहयोग दिया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करती है और यह मानती है कि आदर्शवाद विचारों का ही संगठन है। इसके आगे है आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आदर्शवाद के प्रमुख उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्य हैं, इनके आधार पर जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो मूलभूत तत्व हैं वो मैंने निर्धारित किए हैं, जिनमें पहला है पाठ्यक्रम ज्ञान व बुद्धि के विकास पर बल दे, इस तरीके का हो जिससे कि मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि का विकास हो। ये मूल तत्व है आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के लिए। दूसरा, पाठ्यक्रम मानव के विचारों व आदर्शों पर आधारित हो। बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, वो मनुष्य के विचारों और उसके आदर्शों पर आधारित हो, तभी उसका महत्व है। तीसरा, पाठ्यक्रम में शाश्वत मूल्यों का स्थान होना चाहिए। जो शाश्वत मूल्य हैं, जिनको कि सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जाना जाता है, ये शाश्वत मूल्य हैं। इन पर पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो किया जाना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम अनुभव आधारित हो। मानव ने जिस तरीके का अनुभव ग्रहण किया है उसके आधार पर जो पाठ्यक्रम है निर्धारित किया जाए वो किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आदर्शवाद के उद्देश्यों और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो करिकुलम पाठ्यक्रम की बात करी गई है उसमें इन 4-5 बिंदुओं का होना अति आवश्यक है। और इसमें जो मानव की विभिन्न क्रियाओं का समावेश है वो भी आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से इस पाठ्यक्रम को जो मूल बिंदु हैं इनको आधार बना करके जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं उन्होंने पाठ्यक्रम को अपने अपने अनुसार विभाजित किया है। इनमें पहला नाम आपको प्लेटो को आता है। प्लेटो का विचार है कि ईश्वर प्राप्ति या आध्यात्मिक सुख ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम सत्य, शिव और सुंदर पर आधारित हो और इसके द्वारा ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस तरीके से जो प्लेटो ने पाठ्यक्रम है उसको 3 क्रियाओं के आधार पर
बौद्धिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाओं के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम का विषय है वो उसने निर्धारित किया है। इन बौद्धिक क्रियाओं में भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान का अध्ययन बताया गया है। कलात्मक क्रियाएं जो एस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनके विकास के लिए कला, संगीत और कविता, इनका अध्ययन होना चाहिए। और नैतिक क्रियाकलाप जो मोरल एक्टिविटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पाठ्यक्रम में धर्म, नीतिशास्त्र, अध्यात्म का समावेश होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे आदर्शवादी हैं हार्वर्ड। तो हार्वर्ड ने भी पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसको 3 भागों में बांटा है। और ये कहते हैं कि जो सबसे प्रमुख है वो नैतिक विकास है। नैतिक विकास के लिए बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए। और इन्होंने 2 चीज़ों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर रखा है। और प्राइमरी स्टेज में ये कहते हैं कि साहित्य, इतिहास, कविता, संगीत और कला को रखा जाना चाहिए। और गौड़ स्थान पर विज्ञान, भूगोल और गणित अन्य विषयों को रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से रॉस, इन्होंने भी जो पाठ्यक्रम है उसको विभाजित किया है। और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से 2 प्रकार से विभाजित किया है कि शरीर का संचालन और शरीर सक्षमता, केयर ऑफ बॉडी एंड फिजिकल स्किल। और इसके लिए इन्होंने जो विषय निर्धारित किए हैं वो किए हैं स्वास्थ्य विज्ञान और व्यायाम, जिनके माध्यम से कि शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। और दूसरा इन्होंने रखा है आध्यात्मिक क्रियाएं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। इसको इन्होंने 4 उपभागों में विभाजित किया है: बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। और ये कहते हैं कि जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो मोरल एक्टिविटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। और जो सौंदर्यात्मक पक्ष, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए संगीत, कला और कविता का अध्ययन किया जाना चाहिए। और जो धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए धर्म और अध्यात्म शास्त्र, रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगले जो शिक्षा शास्त्री हैं आदर्शवादी टीपी नन, तो टीपी नन के अनुसार जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बताते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जो निर्धारित क्रिया हैं उनको 2 भागों में बांटा है इन्होंने। और इन क्रियाओं के विकास के लिए विषयों को निर्धारित किया है अपने अपने अनुसार, जैसा कि रॉस, हार्वर्ड और प्लेटो ने किया था। तो ये कहते हैं व्यक्ति का सामाजिक जीवन की रक्षा, सभ्यता और संस्कृति का निर्माण, ये 2 मुख्य पाठ्यक्रम के उद्देश्य होना चाहिए। और इनके लिए जो क्रियाकलाप हैं वो व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन की रक्षा के लिए शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक तरीके से एक्टिविटीज होना चाहिए। और इनमें शारीरिक विज्ञान, समाज विज्ञान, नीतिशास्त्र और धर्म का समावेश होना चाहिए। सभ्यता व संस्कृति के निर्माण के लिए ये साहित्यिक, सौंदर्यात्मक और कलात्मक गतिविधियों के बारे में कहते हैं। और इसके लिए पाठ्यक्रम में साहित्य, संगीत, कला और अन्य विषयों का समावेशन की बात करते हैं। इसके साथ बोगोस्लावस्की, इन्होंने भी पाठ्यक्रम को अपने अनुसार 2 भागों में निर्धारित किया है। और ये इस तरीके से इन्होंने जो प्रतिपादन किया है उन दोनों को 4 खंडों में व्यक्त किया है। प्रथम खंड विश्व खंड, दूसरा खंड सभ्यता खंड, तीसरा संस्कृति खंड और चौथा व्यक्तित्व खंड। और ये कहते हैं कि विश्व खंड के विकास के लिए वैज्ञानिक विषयों का समावेशन होना चाहिए। सभ्यता खंड के लिए सामाजिक विज्ञानों का समावेश होना चाहिए। सांस्कृतिक खंड के विकास के लिए दर्शन, साहित्य, कला, धर्म आदि का समावेश होना चाहिए। और व्यक्तित्व निर्माण खंड के विकास के लिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने 2 चीज़ों का अध्ययन किया।
आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका, और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आगे की जो चीज़ें रह गई हैं उनका अध्ययन हम आगे करेंगे, जैसे कि शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आज आपका जो सत्र है वो यहीं समाप्त होता है। आगे के लिए धन्यवाद।